नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 4, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है और लास्ट 2 सेशन से हम अपनी इस कविता को पढ़ रहे हैं। और आपने देखा काफी अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग हमारी ये कविता है। और आप में से कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कविता अपने स्कूल में पढ़ ली है। तो देखिए, उनके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा मौका भी है, उनके लिए रिवीजन भी उनका यहाँ पर हो जाता है। तो आज हमारी, क्योंकि ज्यादातर जो हमने काव्यांश है अपनी कविता के कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, लास्ट के 2 काव्यांश ही हमारे यहाँ पर समझने शेष है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बिल्कुल आप सभी का एक तरह से मुझे यहाँ पर सहयोग, एक तरह से आप सभी का इंटरेक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि आज मुझे जानना है कि आपने इस कविता से क्या सीखा, कितना आपने इस कविता से सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी ये कविता है, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई दीवानों की हस्ती। एक बार पुरानी जो काव्यांश हैं जो पिछले सेशंस में हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने लास्ट के 2 काव्यांश को, लास्ट के जो 2 काव्यांश हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना तो एटलीस्ट आपने अपनी कॉपी में लिखना ही है। किसी भी कवि के बारे में जब आप बात करते हैं, किसी भी कविता के बारे में जब आप बात करते हैं, तो जो कवि के बारे में मेन बातें होती हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, और उन्होंने कहाँ तक अपनी शिक्षा जो है ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से जो है उपन्यास लिखे, क्या क्या चीजें उन्होंने की अपने जीवन में, उनकी रचनाएं क्या है, वो सारी चीजें एटलीस्ट आपको इतना तो एक किसी भी कवि के बारे में या लेखक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतना आप अपनी नोटबुक में जरूर उतारें, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला काव्यांश हमने यहाँ पर जो पढ़ा था अपनी कविता का, आज आप सभी इसको रीड करेंगे और साथ ही इसके भावार्थ को या तो खुद बताने की कोशिश करेंगे और या फिर आप इसमें से पढ़कर मुझे बताएंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए काव्यांश को। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर मुझे काफी सारे स्कूल्स और काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यस, जीजीआईसी पागलपुर माँ। गुड मॉर्निंग बच्चे मैम। आपने माइक ऑन। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वेरी गुड। ये आपने चैप्टर अपनी क्लास में पढ़ लिया है क्या? यस मैम। तो तब तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अभी यहाँ से भी समझ में आ रहा है और क्लास में भी आपने पढ़ लिया है। तो क्या खुद से कोशिश करेंगे आप इसके भावार्थ बताने की, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे इस कविता के कवि हैं? कौन है इस कविता के कवि? इस कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। वेरी गुड। क्या कह रहे हैं अपनी इन पंक्तियों में भगवती चरण वर्मा जी? तो इन पंक्तियों का भावार्थ एक बार आप अपने शब्दों में बताइए कि आपको क्या समझ आया है इन 4 पंक्तियों से कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़कर बताइए, पढ़कर बताइए। दी,
दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मालूम होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। वेरी गुड। तो क्या आपने क्लास में जब इस चैप्टर को पढ़ा तो आपने इसका भावार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है? मैम अभी चैप्टर अगर स्टार्ट हुआ किया, है। अभी स्टार्ट हुआ है आपकी क्लास में चैप्टर? चलिए, यस तो मैम। यहाँ भी पिछले 2 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप लोग, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग लास्ट 2 सेशन से भी अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर कोई भी डाउट होता है, समझ नहीं आता है, तो पूछ लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर देखिए, एक ही कविता को हम 3 से 4 बार अगर रिवाइज करेंगे, 3 से 4 बार अगर रिपीट करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे बाकी चैप्टर्स जो है छूट जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है? बैठ जाइए बच्चा। तो देखिए, हमारी जो पहली पंक्ति है उसमें कवि ने यहाँ पर अपने आप को दीवाना बताया है। दीवाना यानी कि मस्त मौला रहने वाला इंसान, जो खुश रहता है, ऐसा इंसान बताया है। और कहता है कि हमारी कोई हस्ती नहीं होती, यानी कि हमारा कोई एक अस्तित्व नहीं होता कि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ममता नहीं है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। हम तो फक्कड़ किस्म के इंसान हैं और हम जहां मर्जी घूम लेते हैं। और हम जो खुशियों की आंधी है, हम जहां जाते हैं खुशियों की आंधी लेकर जाते हैं, जिससे गम की धूल जो है उड़नछू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला काव्यांश था। अगले काव्यांश को यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। देखिए, मैंने लास्ट 2 सेशन से इसको आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो अगर मैं फिर भी बार बार कहती हूँ कि कोई भी डाउट हो तो क्लियर जरूर करें। अगला काव्यांश है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ गए। GGIC पागलपुर माँ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, रीड कीजिए और अपने शब्दों में भावार्थ बताने की कोशिश कीजिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी इन पंक्तियों में? मैम वो ये कह रहे हैं, दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं। यस यस यस। और खुशियों से भर जाते हैं। यस, आए बनकर उल्लास अभी। देखिए, आप लोगों को क्या भावार्थ समझ नहीं आता जब मैं बताती हूँ? अगर नहीं समझ आता तो आप उसी टाइम हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि मैम समझ नहीं आया। और देखिए, आपके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, क्योंकि जब हम 2 सेशन से पढ़ रहे हैं तो इतना होता है कि आपको जरूरी जरूरी चीजें आप लिख भी सकते हैं यहाँ से। तो एक बार पढ़कर सुनाइए यहाँ से, क्या है इसका भावार्थ? दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में, मैम साइड हो जाएगा। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। वेरी गुड। तो देखिए, कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें खुद से भावार्थ, क्योंकि देखिए, अगर आपने नोट डाउन किया है तो सही है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे कोई भी भावार्थ? इसीलिए खुद से बताने का प्रयास कीजिए, मीनिंग को समझकर खुद से बताने का प्रयास कीजिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें। बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। किस ओर चले
ये मत पूछो, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो। अब यहां पर इसको एक बार पढ़कर इसके भावार्थ को कौन बताने की कोशिश करेगा? जीआईसी देवालधार। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो क्लास 8 के बच्चे हैं आप? यस मैम। इससे पहले ये चैप्टर क्लास में पढ़ चुके हैं? नो मैम। यस। तो लास्ट 2 सेशन से हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर चल रहा है, दीवानों की हस्ती, आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से। तो इसमें हम ये जो कविता पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम। तो चलिए एक बार यस कविता मैम। के इस काव्यांश को रीड कीजिए और उसके भावार्थ को बताने की कोशिश कीजिए। किसी और चले यहाँ मत पूछो, चलना है तो बस इसलिए चले, जग जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वेरी गुड, बहुत दीवानों अच्छे। ऐसे ही एक बार खुद से प्रयास कीजिए। मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसे। क्या लास्ट सेशन में आपने क्लास अटेंड की थी? नो मैम। किसी और बच्चे ने की होगी क्लास में? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़कर बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, पढ़कर बताइए। दीवानों की हस्ती अभ्यास। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए इसी तरह से बैठ जाइए बच्चा, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप जब भी मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि या फिर आप ऐसा कीजिए कि साथ में, जैसे मैं आपको होमवर्क देती हूँ लास्ट सेशन में, जब हमने जो हमारा फर्स्ट सेशन था, मैंने केवल 2 काव्यांश आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाए थे और उसी को मैंने आपको होमवर्क दिया था कि खुद से इसके भावार्थ को लिखने का प्रयास करें। देखिए अगर आप लोग नहीं भी लिख पाते हैं तो सामने लिखा हुआ रहता है, आप उसे वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, केवल रफली नोट डाउन कर सकते हैं और फिर उसको घर जाकर अच्छे से फेयर कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए कविता को पढ़कर तब तक कोई फायदा नहीं जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता, उसका भावार्थ नहीं पता, उसमें छिपे हुए भाव नहीं पता, उसकी व्याख्या नहीं जब तक हम नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट से जब भी आपको क्लास अटेंड जब करते हैं, कोई भी चीज जब नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैम समझ नहीं आई, रिपीट कर दीजिए, या हमें लिखना है, हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो देखिए क्लास में बैठे हैं, अगर अपना समय दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से लेक्चर चल रहा है और आप लोग आकर आपने बस ये करना है कि अरे यार क्लास में तो बैठना ही है, बस आकर बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। जब आपकी क्लास चल रही है प्रॉपर तरीके से, यहाँ से पढ़ाई हो रही है, तो अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि सोर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमसे मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, या मुझसे मत पूछो, क्योंकि मेरा काम तो बस चलना है। और जब मैं चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मैं बहुत सारी चीजें नई नई सीखता हूँ और उसी नए नए ज्ञान को फिर मैं बाकी लोगों को बताता हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी यहाँ पर। अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कुछ बात कही, कुछ बात सुनी और कुछ हंसे और कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी। जीआईसी देवलधर में अगर कोई और बच्चा पीछे से रीड करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
माइक ले सकते हैं, कोई भी और बच्चा, जरूरी नहीं कि कोई एक बच्चा ही हमेशा आंसर देगा या कोई एक बच्चा ही हमेशा पढ़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आप माइक लेकर बात करते हैं तो फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं भी बात कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उन्हें आता है लेकिन वो डर से, हिचक से वो बात नहीं कर पाते हैं। कोई और स्कूल? जीजीआईसी पागलपुर माँ, कोई और बच्चा? हेलो मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, चलिए रीड कीजिए बच्चे। दो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दो दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी? एक बार रीड कर दीजिए इसे भी। माइक भगवती को थोड़ा सा अपने मुंह के पास रखिए बच्चा। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों से शांत रहकर सहन कर लेते हैं। वेरी गुड। देखिए आप पढ़ रहे हैं लेकिन साफ लग रहा है कि आप थोड़ा सा डर डर कर पढ़ रहे हैं, कि आपको लग रहा है मैं सही पढ़ रही हूँ या नहीं। लेकिन आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप बार बार इसी तरह से अगर क्लास में खड़े होकर आंसर देंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप हमेशा जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। देखिए अगले काव्यांश को हमने अपने लास्ट सेशन में छोड़ा था, जिसको हम पढ़ रहे थे कि हम भिख मंगों की दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के जितने भी काव्यांश हैं हम उन्हें पढ़ चुके थे, हम यहाँ पर उन्हें रिवाइज कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से आप लोग, मैं देख पा रही हूँ काफी स्कूल के बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसीलिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसे रिवाइज करना जरूरी होता है। तो देखिए, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इतनी सारी बातें कहने के बाद, यानी कि वो कहते हैं कि मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, लोगों में प्यार बांटता हूँ, लोगों में खुशियां बांटता हूँ, लोगों को निराश होने से बचाता हूँ, लोगों को खुश रहना सिखाता हूँ, लोगों के सुख दुख बांटता हूँ, लोगों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको दूसरे लोगों में बांटता हूँ। लेकिन फिर भी वो लास्ट में कह रहे हैं कि हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिख मंगों की दुनिया, मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि क्यों कहा है कवि ने इसे भिख मंगों की दुनिया। अब देखिए सारे जो प्रश्न है ना चैप्टर से जुड़े हुए, वो आपके यहीं पर क्लियर हो जाते हैं अगर आप भावार्थ को अच्छे से समझ लेते हैं। भिख मंगों की दुनिया क्यों कहा है? क्योंकि देखिए आपने देखा होगा इंसान जो है कभी भी अपने पास जो भी चीज है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। वो क्या रहता है, हमेशा उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। अगर आज एक चीज है तो कल दूसरी के लिए तरसता है, दूसरी है तो तीसरी के लिए, यानी कि उसकी जो एक तरह से आवश्यकताएं हैं, जो उसकी तृष्णा है वो खत्म ही नहीं होती है। तो इसीलिए कवि ने कहा भिख मंगों की दुनिया, जो हमेशा मांगते रहते हैं, जो हमेशा मांगते रहते हैं, जो हमेशा मांगते रहते हैं। तो स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भिख मंगों की तरह हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हे भगवान 8th क्लास में पास करवा दो, 9th में तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस कैसे कैसे 9th पास करवा दो, 10th तो मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं तो बहुत ही अच्छे से मेहनत करूंगा, बस भगवान इस साल का बोर्ड एग्जाम क्लियर करवा दो, 11th क्लास में तो बहुत मेहनत करूंगा। तो ये क्या होती है, ये हमारा एक तरह से
मैं करूंगा, बस ये कर दो, बस ये कर दो। आज मेरे पास घर है तो गाड़ी दे दो, गाड़ी है तो दूसरी चीज कोई दे दो, कुछ और दे दो, कुछ और दे दो। यानी कि कितना भी हो जाए, मनुष्य की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है, और उसके लिए वो क्या करता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। यानी कि एक तरह से लड़ता रहता है। उसके पास टाइम नहीं है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी और के लिए, रिलेटिव के लिए, परिवार के लिए, लेकिन वो क्या है, लगा हुआ है बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ऐसा टाइम ही नहीं आता कि जब उसकी जरूरतें खत्म हो जाएं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि ने कहा कि यहाँ पर सब लोग स्वार्थी हैं, सब अपने लिए करते हैं, लेकिन कवि स्वार्थी नहीं है। वो सबको अपना प्रेम लुटाते हैं, वो सबको अपना टाइम देते हैं, वो समय देते हैं। उनके लिए दुनिया की चीजें मायने नहीं रखती, उनके लिए लोग मायने रखते हैं, उनके लिए संसाधन मायने नहीं रखते, उनके लिए अपने जो फैमिली मेंबर्स है, परिवार है, लोग है, जनता है, वो मायने रखती है, उनका प्रेम मायने रखता है। हम एक निशानी सी उर पर, लास्ट में कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं हो पाए हैं दुनिया को इस बात को सिखाने में। क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको ये चैप्टर यहाँ से पढ़ा रही हूं तो कल से आप ये सब कुछ छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। इंसान जो है कई बार चीजें रिपीट करने के बाद भी जब तक वो खुद चीजों को, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता, परेशानियों को नहीं सहता, तब तक उसको थोड़ा बहुत सबक नहीं मिलता है। तो कवि कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी मुझे सफलता का एहसास नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे लग नहीं रहा कि लोगों को समझ में आया है। एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, कि मेरे हृदय में ये असफलता का, फिर भी मैं लोगों की सोच को नहीं बदल पाया, लोगों को नहीं बदल पाया, तो इस असफलता को लेकर वो चलते हैं। तो क्या कहते हैं दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में, कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, और लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि भिखमंगों की तरह वो हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मगर कभी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए वे निस्वार्थ होकर दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्रेम लुटाते रहते हैं। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, यानी कि कई बार उन्होंने इस चीज में असफलता भी देखी है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है, किसी और पर नहीं डाला। हम कहते हैं ना, बहाने होते हैं हमारे कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि इसका ये रीजन था। हम कभी नहीं कहते यार मेरी गलती थी, मैंने मेहनत नहीं की इसीलिए मैं फर्स्ट नहीं आया, मैंने मेहनत नहीं की इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लास में टॉप नहीं किया। तो हम दूसरे बहाने बनाते हैं, दूसरे चीजों पर हम एक तरह से उसका बोझ डालते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते हैं। लास्ट काव्यांश यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और देखिए आज भी आपका यही होमवर्क होगा कि आप इन सभी काव्यांशों के भावार्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब अपना और पराया क्या, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लास्ट काव्यांश है, बहुत ही यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लास्ट पंक्तियां बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली। कहते हैं हम अपना, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां क्या कह रहे हैं कवि, कि अब अपना और पराया क्या, जब वो पूरे संसार को समान रूप से देखते हैं, पूरे संसार को समान रूप से प्रेम करते हैं, तो अब अपने और पराये का जो फर्क है वो मिट चुका है। संसार में यही होता है, इंसान जो है
केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है और इसीलिए इंसानियत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो अगर हम ये अपने पराये का भेद ही मिटा दें, सबके लिए हम समान भाव रखें, सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझें, किसी को अमीर या गरीब न समझें, सबके लिए हमारे मन में समान भाव हो। आपने देखा होगा कि आपने रास्ते में देखा होगा कोई आपको डॉक्टर भी चलता हुआ दिखाई देता है, कोई वकील चलता हुआ दिखाई देता है, कोई आपको टीचर चलता हुआ दिखाई देता है, कोई आपको सब्जी वाला या कोई मोची या कबाड़ उठाने वाला या कोई भी व्यक्ति। तो कई बार क्या होता है, कई लोग जो है इस तरह के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे जो रिलेशन होंगे अगर वो बड़े लोगों से होंगे तो तब हमारी ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे या लोग हमें अच्छा समझेंगे। तो वो ऐसे सब्जी वालों से या जो बाकी जो लोग होते हैं उनसे वो बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये कितनी गलत बात है, सोचिए, क्योंकि समाज में सभी लोग जो है सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है वो उस तरह से सेवा कर रहा है, कोई सब्जी वाला है वो उस तरह से सेवा कर रहा है, कोई मोची है वो उस तरह से सेवा कर रहा है, कोई टीचर है तो वो उस तरह से सेवा कर रहा है, कोई कबाड़ी वाला है यानी कि वो आपका जो रद्दी सामान है जो घर पर, अगर देखिए कबाड़ी वाला आपका जो रद्दी सामान है वो उठाकर नहीं ले जाएगा तो आपके घर पे काफी सारा रद्दी इकट्ठा हो जाएगा। तो वो भी एक काम है, वो एक काम कर रहा है, तो उसके लिए वो उसकी जॉब है। देखिए हर तरह का काम, हर तरह के इंसान को अगर आप समान भाव से देखेंगे, समान तरीके से देखेंगे, सबके साथ समान रिस्पेक्ट आप एक तरह से देखेंगे सबको समान तरीके से, तो फिर अपने और पराये का भेद जो है वो मिट जाएगा। फिर तो कोई द्वेष नहीं रहेगा, किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई भी बुराई नहीं होगी समाज में। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है इंसान को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, अमीर या गरीब नहीं समझना चाहिए, सबकी बराबर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबके काम की बराबर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम स्वयं बंधे थे, आबाद रहे रुकने वाले। अब कभी कहते हैं कि सुखी जो लोग अपनी मंजिल को पाकर, देखिए क्या होता है कि कुछ लोग छोटी सी मंजिल को पाकर खुश हो जाते हैं, अरे बहुत है इतने में तो चल जाएगा। तो कुछ लोग छोटी सी मंजिल पाकर भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कवि ने आशीर्वाद दिया है, आबाद रहे रुकने वाले, कि जो रुक जाते हैं जीवन में, जो रुक जाते हैं अपने स्वार्थवश कि नहीं यार मेरा ये कोना ठीक है, मैं एक कोना पकड़ लिया है, बस यहीं पर ठीक हूँ, मेरी फैमिली मेरे आसपास है, इतने में मेरा गुजर बसर हो रहा है, ये ठीक है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। ये सोचकर जो लोग रुक जाते हैं, कवि ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया है कि वो भी आबाद रहे, और खुद के लिए कहा है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि ने कहा कि वो कभी भी, हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं ही बंधे रहते, यानी कि ये हमारी इच्छा है कि हमें हमें स्वार्थी बनना है या हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हमने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। अब कोई भी अपना पराया नहीं रहा, हमारे लिए सब समान है, हम सबकी समान तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, सबको समान प्रेम देते हैं, और इस तरह से ये दुनिया जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगी। ये सांसारिक बंधन जब उन्होंने तोड़ दिए हैं, अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। तो इस तरह से हमारी कविता जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, और यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों उत्तर भी मैंने दिए हैं। तो जितना भी मैंने पाठ को यहाँ पर पढ़ाया है उससे मैं आशा करती हूँ कि प्रश्नों उत्तर आप आसानी से अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर है और बहुत ही सरल है, जैसे जैसे भावार्थ आपको क्लियर किया है बिल्कुल उसी तरह से आपने इनका आंसर देना है। तो अगर कोई भी डाउट होता है चैप्टर में चाहे प्रश्नोत्तर में तो अगले सेशन में जरूर क्लियर करें। आज का पाठ और आज का सेशन हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।